चलिए बच्चों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बड़े दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से शायद अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो देन अब आपकी क्लास स्टार्ट कर पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर आपके लिए जो कंटेंट है जो बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल जो खासकर बच्चों की डिमांड है, गुडविल का जो पोर्शन है या वैल्यूएशन का पोर्शन, उसकी बात करेंगे। इसके बाद 103 के बाद 110 और लेंगे। 27 जितना रिलेवेंट है आपके प्रैक्टिकल पर्पज के लिए वो बात कर चुका हूँ। 28 हम नहीं ले पाएंगे। इंडेक्स 28 जो है 111 112 थ्योरी का है, जो आप अपनी बुक के हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट में आपको पहले में लास्ट क्लास के अंदर बताया था, जो आज हम बात करने वाले हैं वो करने वाले अपेंडिक्स की। किसकी बात करने वाले बेटा? अपेंडिक्स सी की बात करने वाले हैं। क्योंकि अपेंडिक्स की ही बात है जो अब हमें करनी है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा इंडेक्स का पार्ट है या आईएफआरएस का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे अपेंडिक्स सी की, क्योंकि ये हमारे इंडेस 103 का पार्ट है। मैं फिर से वापस से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जो आपका इंडेस 103 है, इस 103 के अंदर आईएफआरएस थर्ड का भी लिटरेचर है। और कुछ आपके लिए एज इट इज जो पुराने सिलेबस का पार्ट हुआ करता था उसको एज इट इज इंस्टीट्यूट ने ऐड ऑन किया है। क्योंकि जब कंपनियां एक कंपनी दूसरे कंपनी मर्ज होती है, कुछ ऐसे सिचुएशन थे अमालगमेशन के, डिमर्जर के, तो वहां पर कहीं ना कहीं टैक्सेशन के अंदर टैक्स बेनिफिट का प्रोविजन हुआ करता था। बट क्योंकि आप आईएफआरएस पढ़ते तो उनको जो बाहर की कंट्रियां हैं उनमें ऐसे प्रोविजन नहीं थे, तो उनको ऐसा जरूरत नहीं लगा। लेकिन इंडियन सिनेरियो के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आईएफआरएस को एज इट इज रखना है। साथ के साथ जो प्रोविजन हमने पहले टैक्स में जो बेनिफिशियल थे उनको भी यहाँ पर कैरी करना है। उनको यहाँ पर अपेंडिक्स दिया गया है। जैसे होता मर्जर, ठीक है, डीमर्जर। इसके अलावा आता है आपका इंटरनल कंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये सारे पॉइंट इसके अंदर कवर होने वाले हैं, तो इनकी भी मैं चर्चा करूंगा आज। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई है क्या। और क्लास थोड़ी सी ठीक ठाक लंबी रखेंगे। आने वाले सारी क्लास है अब लंबी लंबी लॉन्ग होंगी थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी हो गया है और मैं बड़ी दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ और इस एक्सीडेंट से उभरा हूँ। और एग्जाम भी नियर बाई है, तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए थोड़ी क्लास को इसकी लेंथ थोड़ी हमेशा आपकी लंबी रहेगी। चलिए, अपेंडिक्स सी है क्या? अपेंडिक्स सी देखो, अब तक आपने ओनली फॉर आईएफआरएस 3 का लिटरेचर पढ़ा है जिसमें फेयर वैल्यू का मेंशन होता है। एक एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, उसको कंबाइन करना है। दूसरा रिवर्स एक्विजिशन होता है जहां पर आपका अकाउंटिंग और जो लीगल एक्वायरर दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंटिंग एक्वायरर आपका 103 के हिसाब से उसमें अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें थोड़ी बातें मैंने बताई थी, इसको आप प्रीवियस क्लास में देखोगे। इलस्ट्रेशन मैंने हर कंसेप्ट का दिया है, जब भी मैंने कंसेप्ट करवाया है इमीडिएटली उसका मैंने कंसेप्ट समझाया है, उसका प्रॉपर उसका अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला वो मैंने समझाया है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए अभी फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, मेरा जो आपका नंबर है जो आपको देखा रखा है 9001 276 236, आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। क्वेरी रेज कर सकते हैं और डैश जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और वैसे भी चाहे वो रात को मिले, रात को वैसे मिल ही जाएगा आपको, उसका आपको रेस्पॉन्स पक्का श्योर मिलेगा। ठीक है, तो आपका नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास फैसिलिटी मिलेगा। एग्जाम टाइम है, जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं। चाहे वो बच्चा मेरे से पढ़ता है चाहे बच्चा नहीं पढ़ता है, डजन मैटर, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब स्टार्ट करने वाले हैं अपेंडिक्स सी के अंदर। अपेंडिक्स सी के अंदर सबसे पहले हम टॉपिक क्या लेंगे उसको थोड़ा सा सोचना है, और देन उसके बाद फिर हम करेंगे बात। ठीक है, आज लेंगे हम क्या बताओ? टॉपिक लेने वाले हैं, थर्ड टॉपिक हो गया। फर्स्ट तो एक्विजिशन, दूसरा रिवर्स एक्विजिशन, थर्ड आ गया अपेंडिक्स वाला कौन सा? डीमर्जर। डीमर्जर, पहले डीमर्जर के कंसेप्ट को समझते हैं। मैं इसमें उतना ही लिखाऊंगा जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, बाकी मैं इसमें थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करूंगा कि भैया क्या है क्या नहीं है। चलिए, डीमर्जर का मतलब होता है क्या देखो। डीमर्जर का सिचुएशन देखिए, एक है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की दो डिवीजन है। एक है ए डिवीजन या डिवीजन ए,
एक है डिवीजन बी, एक है डिवीजन ए, एक है डिवीजन बी। अब क्या हुआ, एंटिटी इस डिवीजन को स्प्लिट कर देती है और इसको एक्स वाई जेड नाम की एक एंटिटी है, वो इसको ले लेती है। या मान लो हमने एक न्यू एंटिटी बना दी, एक हमने क्या बना दी है, न्यू एंटिटी। हमने हमारी ही एक डिवीजन को इसके स्प्लिट अप किया और उसको स्प्लिट करके उसकी एक नई एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं न्यू एंटिटी। ठीक है, ये जो स्प्लिट अप है, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिमर्जर। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर कम से कम 1 घंटे डिस्कशन हो सकता था। बहुत सारे सिनेरियो में क्रिएट करता, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट करता, तब जाकर के इसके ऊपर हम बात कर पाते। बट अब इतना समझ लो कि हमारी ही एंटिटी का, मेरी ही बॉडी का एक पार्ट हटा करके मैंने किसी दूसरे एक नई बॉडी बना करके खड़ी कर दी। या मैं कहूं तो एक कंपनी है जो एवीसी लिमिटेड, जो कि 2 हाथ हैं, एक हाथ को यहां से हटाया और इस हाथ को हटा करके इसको अलग नाम दे दिया, इसको अलग एग्जिस्टेंस में ले गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डीमर्जर। ठीक है, डीमर्जर। अब क्या होता है, ये जो एंटिटी है आपकी, ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी को बोलते हैं हम डिमर्ज्ड एंटिटी। डिमर्ज्ड एंटिटी। और इस वाली को बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग एंटिटी, रिजल्टिंग एंटिटी। ठीक है, तो डिमर्ज्ड और एंटिटी। अब होगा क्या देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं अपन लोग। ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी इस एंटिटी को बताओ क्या देगी, कंसिडरेशन पेड करेगी, बोलो हाय ना, कंसिडरेशन पेड करेगी, बोलो हाय ना। क्योंकि यहां पर हमने, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को खरीदा है, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को खरीदा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए, यहां पर एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को खरीदा है, तो इसका मतलब उसको पेमेंट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम क्या, बताओ, कंसीडरेशन। बोलो यस और नो, कंसीडरेशन तो बहुत चर्चा में आया है हमारी में। अब समस्या क्या है, जो कंसीडरेशन का पेमेंट है, ये किसको हो सकता है, किसको हो सकता है। एक तो डायरेक्टली एंटिटी को हो सकता है, बोलो है ना, या हो सकता है कि डिवीजन बी के जो शेयर होल्डर थे, बोलो है ना, इसके शेयर होल्डर ऑफ डिवीजन बी, पॉसिबल है, उसको भी हो सकता है, बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि यहां पर जो सिचुएशन है वो 2 तरीके की रेज हो सकती है, कि जो आपकी डिमर्ज्ड एंटिटी है, डिमर्ज्ड एंटिटी है, मैं ऐसा कहता हूं यहां से लेकर के, सॉरी, जो आपकी रिजल्टिंग एंटिटी है, क्या करे बताओ, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज्ड, और टू करेगी डिमर्ज्ड एंटिटी। एक तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली एंटिटी को पे कर सकता हूं, जिसको यहां पर एवीसी लिमिटेड बोला गया है, सॉरी हाँ, डिमर्ज एंटिटी।
और एक डायरेक्टली मैं एबीसी लिमिटेड को ही पे कर सकता हूं। मैंने क्या बोला है बताओ? रिजल्टिंग कंपनी जो परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेगी वो दो जगह कर सकती है। एक कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी कहें तो जो उनके इक्विटी से जो डिवीजन बी है उस डिवीजन बी के जो होल्डर्स है उनको पेमेंट कर दे। दूसरा ये है कि डायरेक्ट वो कंपनी को पेमेंट करे। तो मुझे बताओ, जो उन्होंने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन किया है, क्या उसकी एंट्री कंपनी करेगी? बोलो ना। मैं शेयर होल्डर और ये दूसरी एंटिटी, इसने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मुझे बताओ क्या कंपनी एंट्री डालेगी? आंसर है नहीं। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब एंटिटी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रही है, जब एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर देखो क्या होगा, इसका अकाउंट ट्रीटमेंट देखो। इन दैट केस, इन दैट केस सच कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड demerger अंडर कॉमन कंट्रोल। अप्लाई पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। यही होता अपेंडिक्स सी। यहीं पर अपेंडिक्स सी लगता है। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड को ही अपेंडिक्स बोला जाता है। यहां पर आ जाओ। एबीसी लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि एंटिटी को पेमेंट हुआ है, और जब एंटिटी को पेमेंट हुआ है तो डेफिनेटली एंटिटी की एंट्री डालेगी। बोलो है ना? वो क्या दिखाई गया जे? इन्वेस्टमेंट। क्या दिखाई गया जे? वो बोलेगी कि हमने ए एक्स वाई जेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट सोन एट नॉमिनल वैल्यू। यहां प्रीमियम को आप इग्नोर करोगे, यहां प्रीमियम को आप इग्नोर करोगे। ठीक है, इसको फटाफट से चार्ट को नोट करो। तो दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके सामने। एक पेमेंट कर रहे हो आप उसको, किसको? एंटिटी को। और एक पेमेंट कर रहे हो किसको बताओ? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कर रहे हो तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है ना? और यदि आप शेयर होल्डर को पेमेंट ना करके एंटिटी को कर रहे हो तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करोगे। इस बात का बेहद ध्यान रखना उसको बस। अब चलिए जो सबसे बड़ा चर्चा का पार्ट है इसमें, एज पर, सॉरी एक मिनट रुको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। दैट इज एज पर अपेंडिक्स। एज पर अपेंडिक्स। अब देखो पूलिंग इंटरेस्ट मेथड में क्या क्या बातें हैं। पॉइंट नंबर वन, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड क्या था? ऑल assets and liabilities transferred at book value including रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको आप अदर इक्विटी बोलते हो। पॉइंट नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रांसफर एज गुडविल और
कैपिटल रिजर्व। याद रखना यहां पर बार्गेन परचेज का कोई रोल नहीं है, गेन ऑन बार्गेन परचेज का कोई भी रोल नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ कंसिडरेशन पेड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी देन रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। पॉइंट नंबर फोर, इफ एनी प्रोविजन मेड इन अगेंस्ट assets then assets transferred at gross value and provision transfer separately as a liability। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास एक पीपी दे रखा है, इसी बुक वैल्यू दे रखी है, मान लीजिएगा 1,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी दे रखा है इसी के रेस्पेक्ट में मान लो 600 का। नेट बैलेंस बैलेंस शीट में 400 का है। स्टैंडर्ड बोलता है जब आप ट्रांसफर करोगे तो असेट्स के नाम से नई एंटिटी में ट्रांसफर करोगे 1,000 का, और प्रोविजन के नाम से करोगे एज ए लाइबिलिटी में कितने का, 400 का। ठीक है, ये है ग्रॉस पर, और ये सेपरेटली ट्रीटमेंट है। क्लियर है? ये छोटा सा एग्जांपल आप इसको समझ सकते हो, यहां से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लास्ट लिख लो एक बार, इसमें एक पॉइंट और लिख लो बस। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई अदर रिजर्व shall be presented and appear as same in new entity। ये पहले बोल दिया, जो रिजर्व वहां थे वहां एजेटी कॉपी हो जाएंगे वो तो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो सीएमए की स्टडी मेट में इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, आप उसको कर सकते हो, ये होमवर्क में है। और किसी को डाउट हो तो मैं इसका आपको रेफर कर दूंगा। ठीक है, आप कीजिएगा डेफिनेटली। अभी हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रखना है कि परचेज कंसिडरेशन किसको पे किया है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ये होने वाला है। आप देखोगे सबसे पहले कि भैया आपको किसको पे किया है, आपने डायरेक्ट एंटिटी को पे किया है या उसके इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया है। यदि एंटिटी को पे किया है तो इन्वेस्टमेंट की एक एंट्री होगी, और बैलेंस शीट में जाकर के भी एक इन्वेस्टमेंट होगा जो कि कंसोलिडेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, जब आप एंटिटी को पे करो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, जैसी एज इट इज कॉपी कर दो वहां पर, क्योंकि नई असेट्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। बस गुडविल बार्गेन परचेज का थोड़ा देख लेना कि वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कुछ देख लेना, कुछ ऐसा क्रिएशन होता है तो। ठीक है, अभी चेन होल्डिंग की बात मैं नहीं करूंगा, चेन होल्डिंग की बात मैं 110 में करूंगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर कौन थर्ड हो गया था, डीमर्जर थर्ड। आजा फोर्थ पर, मैंने दिया है आपके लिए इलस्ट्रेशन बाकायदा, आप चर्चा कीजिए वहां जाकर के। पॉइंट नंबर 4, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ चीजें इनको हटाना है, कुछ चीज को लगाना है, कुछ को बढ़ाना है, कुछ को घटाना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। तो इसमें लिख लीजिए कुछ बातें हैं बस। देखिए, व्हेन एनी एंटिटी हाईली लॉस मेकिंग और करप्ट ऑफ मैनेजमेंट, करप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देन कंपनी रिकंस्ट्रक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली पॉसिबल इफ अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर, देन कंपनी स्टार्ट प्रोसीजर एंड फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलो। देखो क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा नुकसान में चल रही है, कंपनी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा क्या कर रही है, नुकसान में चल रही है। और जब कंपनी नुकसान में चलेगी तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, आपको दिक्कत बढ़ रही है, आपके क्रिएटर का रिस्क बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है कि उस कंपनी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करती है। क्रिएटर आपके गेट पे खड़े हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसा तभी आएगा जब आप प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट अभी कंपनी कमा नहीं रही है, तो कंपनी क्या है, या तो लिक्विडिटी होगी, बोला है ना। तो जब कंपनी बहुत बुरी हालत में होती है तो कंपनी दो तरीके से आपको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। ठीक है, दो ही काम होंगे। यदि कोई कंपनी नुकसान में चल रही है, आपने आईबीसी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे फाइनल के अंदर लॉ में। तो आईवीसी क्या होता है कि सबसे पहले कोशिश की जाती है कि वो रिवाइवल हो जाए, रिवाइवल ऑफ कंपनी, जिसको आप CIRP प्रोसेस बोलते हो, कि भैया कोशिश करो कि किसी तरीके से कंपनी वापस रिवाइव हो जाए। क्योंकि कंपनी रिवाइव हो गई और चलने लग गई तो जितनी भी आपके क्रिएटर सबको पेमेंट करना इजी हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी चल नहीं पाती है, यदि आप इसको रिवाइवल नहीं कर पाते हो तो लास्ट आपका ऑप्शन बचता लिक्विडेट। क्या बता बताओ बेटा, लिक्विडेट। क्या बता बताओ, लिक्विडेट। आप इसको खत्म कर दोगे। जब रिवाइव कर रहे हो तो यहां पर एक प्लान बनता है, और हम एक प्लान ऐसा बनाते हैं जिससे कंपनी को रिवाइव किया जा सके, जिसमें आप दो तरीके के प्लान ले सकते हो। अभी मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी इसी प्रैक्टिकल कनेक्ट कर रहा हूं। या तो आप इसको इंटरनली चेंज करोगे, या फिर इसको आप एक्सटर्नली चेंज करोगे। एक्सटर्नल चेंज के अंदर अमालगमेशन आता है। क्या था बेटा, यानी आपने लॉस मेकिंग को किसी प्रॉफिट मेकिंग के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, हाँ या ना। तो एंटिटी मर्ज कर दिया तो रिसोर्स जुट गए, उनका एक अच्छा एनर्जी बेनिफिट मिलेगा। इंटरनली का मतलब है कंपनी वही रहेगी, लेकिन उसके हम कुछ अंदर कुछ चीजों को चेंज कर रहे हैं, उसके कुछ चीजों को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनली। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ना है वो हम यहाँ बता रहे हैं, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी वो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1, क्रिएट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फॉर दिस पर्पज। नेचर जो होता है इसका प्रॉफिट का होता है, दैट इज क्रेडिट।
एक रिजर्व क्रिएट करना है आपको, एक तरह का एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है बताओ? कैपिटल रिडक्शन। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, रिडक्शन इन लायबिलिटी। रिडक्शन इन लायबिलिटी का मतलब है, मैंने क्या कहा कि एक्सटर्नल चेंज का मतलब है मैंने एंटिटी को ही बिल्कुल बदल दिया, ए को बी के साथ मर्ज कर दिया, या मैं कहूं तो मैंने किसी लॉस मेकिंग, जो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ कर दिया, या मैंने बिजनेस को ही बेच दिया। ठीक है ना? बिजनेस को बेच दिया तो दूसरी सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन मैंने मर्ज कर दिया तो ये होगा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है कि अंदर अंदर कर रहा हूं। एक क्रेडिटर है मिस्टर राम, मिस्टर राम को 5 लाख रुपए लेने हैं मेरे से। मैंने बोला मिस्टर राम देखो, यदि आप 3 लाख रुपए ले लेते हो ना तो कंपनी को हम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी कंपनी वैसे डूबी हुई है, ठीक है, आप ऐसा करो, हमसे कितना ले लो, आप ये कह दो कि भैया ठीक है 3 लाख मेरे पास लाइबिलिटी बनती है, 2 लाख आप क्या कर दो, बेव ऑफ कर दो। क्या कर दो बेटा बताओ? छोड़ दो। 2 लाख मत लेना, आप ये कहो कि 5 लाख की लाइबिलिटी नहीं है, 3 लाख मानो अब, तो ठीक है, कंपनी चल जाएगी और चल जाता, आपको प्रॉफिट में ये पैसा भी मिल जाएगा। अदरवाइज कंपनी डूबती है तो आप जब 3 लाख देने की बात कर रहे हैं ये भी डूब जाएगा। तो इसको यहां पर मिस्टर राम को लगा कि नहीं, हाँ ठीक है, आप बात सही कह रहे हो। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिटर के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम 5 लाख मांगते हो, अब 1 लाख छोड़ दो। बोला कि तुम 10 लाख मांग रहे हो, 2 लाख छोड़ दो। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों से अपने क्या करवा रहा हूँ, कुछ चीजों को हटवा रहा हूँ। जैसे लाइबिलिटी कम होगी तो मेरा क्या होगा, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट क्या होगा, मेरी नेट वर्थ जो क्या है वो बैलेंस में आएगी, और जब बैलेंस में आएगी तो आपके लॉस है जो डेबिट साइड में दिखा रखे हैं वो क्रेडिट साइड से ऑटो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, जब मैं कैपिटल रिडक्शन का क्या करूंगा बताओ, कैपिटल लायबिलिटी को रिड्यूस करूंगा, रिडक्शन इन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी में रिडक्शन करूंगा, ज्यादा मांगने वालों कम दूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, और जब फायदा हो जाएगा तो यहां पर मैं एंट्री डालूंगा क्या, लायबिलिटी कैंसिल कर दोगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कोई सा वर्ड यूज कर सकते हो आप, कैपिटल रिडक्शन भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप वो यूज कर, दोनों आपके पास पॉसिबल है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा है, रिडक्शन इन असेट्स, रिडक्शन इन असेट्स, रिडक्शन इन असेट्स। तो सिंपल है, यदि असेट्स में रिडक्शन आएगा तो आपको नुकसान होगा, बोलो है ना, क्योंकि आपके असेट्स की वैल्यू डाउन होगी, और जब असेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो आपको डेफिनेट नुकसान होगा। तो यहां लोग रिकंस्ट्रक्शन, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, बोलो है ना, बोलो, बोलो, यहां लिख लो, साथ के साथ लिख लो इसमें, इफ इंक्रीज इन लायबिलिटी देन डेबिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और यहां पर भी लिख लो, इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स देन क्रेडिटेड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यानी कि इसकी रिवर्सल हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है ना? स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट लॉस प्रॉफिट ऑन ए रिडक्शन दैट इज राइट ऑफ ऑल लॉसेज। अब क्या हो बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आएगा, और आपका लॉसेज होंगे, इन दोनों को बताओ क्या करोगे, सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ में दो एंट्री निकल के आएंगी, इफ लॉस ओवर फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से ज्यादा अभी भी लॉस है
तो आपको पता क्या होगा बताओ? लॉसेज अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टिल रिकंस्ट्रक्शन। और जो अभी भी लॉस बचे हुए हैं वो अभी भी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेंगे। और मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन में अमाउंट ज्यादा आ गया, बोलो है ना? क्या आ गया बेटा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अमाउंट ज्यादा आ गया, लॉस कम थे, ये भी तो पॉसिबल है। इफ रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस एक्सीड ऑफ लॉसेज, लॉसेज से ज्यादा है, तो आप क्या करो बताओ? देन रिकंस्ट्रक्शन लेजर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। और इसके लिए आप एंट्री डाल दो, क्या बताओ? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लॉसेज अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व। ऊपर मैंने क्या एंट्री डाली है? नहीं नहीं बेटा, ऊपर की एंट्री उल्टी है, नालायक बता भी नहीं सकते क्या? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लॉसेज, ठीक है। यहां पर बताओ क्या है? एक्सीड बैलेंस आएगा टिल लॉसेज और टोटल बैलेंस, टोटल टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस, ठीक है, टोटल बैलेंस। एक नोट लगा लो, इफ अनरिकॉर्डेड देन रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी इफ क्रिएटेड क्रिएटेड अदर लायबिलिटी और assets then no create कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। देखो सिंपल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक असेट्स है अनरिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी है, ये या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सेम पैटर्न यहां पर भी है, डिक्रीज है या फिर आपकी इंक्रीज है। आपकी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आपकी बुक्स में दिखा नहीं रखी है, लेकिन वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यदि लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना तो इसका आसान ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड थी और अब नहीं होगी तो सीधी कैंसिल हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड कोई असेट्स है जो इंक्रीज हुई है, यानी कि मान लो अभी बुक्स में लानी है, कोई मान लो कि ऐसे कोई कचरा पड़ा हुआ था, वो आपकी उसकी वैल्यू दिखा नहीं रही, लेकिन उसका आज वैल्यू है, रिलायजेबल वैल्यू है, तो आप यहां पर क्या करोगे? उसको कैपिटल रिडक्शन में उसका एडजस्टमेंट नहीं डालोगे। और यदि आपकी कोई असेट्स है और वो क्या हो गई, आपकी कम हो गई, तो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो आप डालते हुए आए हो। ये दोनों के दोनों ट्रीटमेंट तो नॉर्मल में चले जाएंगे,
लेकिन बात वो कह रहा है यदि कोई असेट्स है और लायबिलिटी है और वो अनरिकॉर्डेड है, वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप इनके बैलेंस को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेकर के नहीं जाओगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेकर के नहीं जाओगे, क्योंकि जो असेट्स आपकी बैलेंस शीट में है ही नहीं है उसकी रेस्पेक्ट में और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, तो पहले रिकॉर्ड करोगे, देन उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेकर के जाओगे। ठीक है, ये बात बोल रहा हूं बस। ये आपका बेसिकली इसका लिटरेचर हो जाता है यहीं खत्म। ठीक है, ये इसका लिटरेचर क्या हो जाता है बेटा, बताओ, खत्म। इसका लिटरेचर खत्म हो गया। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब वो बात करेंगे किसकी, बताओ, किसकी बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की